ठंड में पूरे घर के कपड़े धुलवाने वाला ससुराल। कितना भी ब्रश रगड़ लो, ये जिद्दी दाग कपड़ों से जल्दी जाते ही नहीं। ऊपर से पानी छूते 440 वाट का करंट लग रहा है। अंजू कड़कड़ाती ठंड में कप कपाते हुए खुले आंगन में गुस्से में पिनक कर गुस्से में कपड़ों को पटक पटक कर धो रही थी। उसके चारों तरफ मैले कपड़ों का ढेर मचा था, मानो घर में धोबी घाट खुला हो। शुक्र है कपड़े धुल गए, जल्दी से इन्हें खंगाल देती हूँ, फिर जल्दी से जाकर रजाई में घुस जाऊंगी। अभी तो वैसे भी सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। लेकिन बेचारी के इस सोच पर पानी फिर जाता है। अंदर से दादिया सास बड़बड़ करते हुए और भी गंदे कपड़ों की गठरी लाके पटक देती हैं। अरे ओ पोता बहू, तुझको ये गंदे कपड़ों की गठरी नहीं दिखाई दी? चल इसे भी धो। गई भैंस पानी में, फिर से कपड़े। पर दादी जी, मैं अभी अभी इतने सारे लाती भरकर कपड़े धोकर उठी हूँ, अब ये कल धो दूंगी। अरे इतना भी क्या आलसी आ रही है बहू, गिनती के 2-4 कपड़े हैं मेरे, लगे हाथ धो दे, वैसे भी मेरे कपड़े साफ साफ हैं। वो तो कपड़ों की जात देखकर साफ पता चल रहा है कितना साफ होगा। क्या बड़बड़ाई तू बहू, जरा तेज बोल। कुछ भी नहीं दादी जी, मैंने कहा धो देती हूँ, लाइए लाइए। गंदे कपड़ों की पोटली थमाकर ददिया सास जाकर रजाई में दुबक जाती हैं और अंजू रोते हुए कपड़े धोती है। कितना ठंडा पानी है, कितने सारे कपड़े धोकर मैं कहीं परलोक न सिधार जाऊं। कहाँ आकर फंस गई इन लोगों को, इतनी ठंड में इतने कपड़े धुलवाते हैं। जरा भी तरस नहीं आती मुझ पर, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो ठंड लगती है। जहाँ सर्दियां आते ही हमारी बहू रानियां ठंडे पानी में बर्तन तक धोने से भी बचती थीं, तो वहीं अंजू इतनी कड़कड़ाती ठंड में इतने कपड़े हाथ से क्यों धो रही थी, जैसे कि उसके ससुराल वालों ने इतने कपड़े धोने की सजा सुना दी हो। सारा मसला समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहाँ सुखपाल जी के घर में गली मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि परिवार में अंजू नई बहू बनकर आई है। सास सुषमा देवी थरथराते हुए स्वागत कर रही हैं। आओ आओ नई बहू, दुल्हन तुम्हारा स्वागत है। जेठानी जीविका चावल से भरा कलश रखकर आगे को रस्म करवाती है। चलिए प्यारी प्यारी देवरानी जी, दाएं पैर से कलश को गिराकर ससुराल में कदम रखिए। जी भाभी। अंजू के अंदर आते ही उसकी इकलौती ननद निहारिका जीविका के कान में फुसफुसाती है। क्यों जीविका भाभी, आपके मन में तो मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे, अब आप पूरे घर के कपड़े धोने का जिम्मा छोटी भाभी पर थोपने जो वाली हो। जेठानी जी, नंद जी, आप दोनों में क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताइए ना। वो कुछ नहीं अंजू, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। जाइए जाइए, नहीं भाभी, आज जितना आराम करना है कर लीजिए, क्योंकि कल से तो आपका आराम हराम होने वाला है। कमर कसकर तैयार रहना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं ननद जी। अरे बहू, तेरी ननद बड़ी मस्तीखोर है, तू जाकर आराम कर। लक्की बेटा, बहू को ले जा। जी माँ। चलो अंजू। अंजू बेडरूम में आकर फटाक से रजाई में घुस जाती है। अगली सुबह वो साफ सफाई करने आती है तो हर जगह सर्दी के गर्म कपड़े फैले देखती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले दिमाग से पैदल हैं। इस तरह से सोफे पर जमीन पर कौन कपड़े फेंकता है। इसे पोटली में बांध देती हूँ। घर कितना बिखरा बिखरा लग रहा है, लॉन्ड्री वाला आएगा तो दे दूंगी। कुछ देर में पूरा परिवार नाश्ता करने हाजिर हो जाता है। तभी लक्की तौलिया लपेटे हुए गुस्से में लाल पीला बाहर आता है। कबीर भैया, मेरी चड्डी नहीं मिल रही, आपने फिर से तो नहीं पहन ली? हाँ, वो मैंने ही पहनी है। वो मेरी सारी चड्डी गंदी थी, माँ ने और जीविका ने धुली नहीं है। हाँ, अब यही काम बाकी बच गया है कि मैं तुम्हारे कच्चे धुलूं। अरे इतने छोटे कपड़े तो तुम खुद भी धो सकते हो। तभी नाश्ते की मेज पर बैठे जेठानी का शरारती बेटा अंश डायलॉग मारता है। चाचू चाचू, किस कलर की चड्डी पहने हो? आज चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ पता चलता है। चुप कर बदमाश कहीं का। लकी एम्बैरेस होकर वहां से चला जाता है। ससुराल वाले एक दूसरे को देखकर दांत फाड़कर हंस पड़ते हैं। तभी बहू बोलती है, सासू माँ, घर में धोने वाले गंदे कपड़े बहुत जमा हो गए, लॉन्ड्री वाले का नंबर बता दीजिए, मैं उसे बुलवा के कपड़े दे देती हूँ। ये सुनते ही दादिया सास सख्ती जताते हुए बोलती हैं, अरे नहीं बहू, हमने कोई लॉन्ड्री वाला नहीं लगवा रखा है। तेरे आने से पहले तेरी जेठानी पूरे घर के कपड़े धोती थी, अब तू धुलेगी। ये सुनकर अंजू के सर पर से चिड़िया उड़ जाती हैं। मतलब कि इतनी ठंड में पूरे घर के कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं?
हाँ देवरानी जी, चलो मैं बाथरूम दिखाती हूँ। जीविका अंजू को बाथरूम में लाती है। ये लो, ये रहा ब्रश, थापी और ये बट्टे वाला कपड़े धोने का साबुन। इससे कपड़े एकदम चकाचक हो जाते। मैं चलती हूँ। ये बर्फ जितना ठंडा पानी देखकर ही मुझे बुखार लग रहा है। कहाँ फंस गई। अंजू कपड़े धोना शुरू करती, तभी घर वाले बीच बीच में और कपड़े दे जाते हैं। भाभी, ये मेरी एक जीन्स रह गई थी, जरा धो देना। सबके अंदर गजनी की आत्मा घुस रही है क्या? रह रहकर याद आ रहा है। अरे बहू, ये तेरे ससुर जी का कुर्ता धो देना और ब्रश मत लगाना, नहीं तो रूने आ जाएंगे। हाथ से मल कर देना। जी माँ जी। पूरे घर के कपड़े धोते धोते बहू को सुबह से शाम हो जाती है। हे भगवान, मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई इतने कपड़े धोकर। इसी तरह अब रोज का सिलसिला हो जाता है। ससुराल वाले बेफिक्र अंदाज से दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं। ये लो देवरानी जी, खाना बनाकर ये सारे कपड़े धो देना। जेठानी जी, रोज रोज ठंडे पानी में कपड़े धोकर मेरे हाथ पैर सूज गए। आप भी तो खाली बैठी हैं, आज के लिए कपड़े आप धो लीजिए। मेरा तो पहले ही दर्द के मारे सर फट रहा है और अभी अंश पलक के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, उसकी तैयारी करवानी है। जीविका बहाना मारकर चली जाती है, जिस वजह से तबीयत खराब में भी अंजू पूरे घर के कपड़े धोती है। ओह, पता नहीं ये घर वाले कपड़ों के साथ जंग लड़ते हैं। इतने जिद्दी दाग हैं कि रगड़ रगड़ के मेरे हाथ घिस गए, मगर ये साफ नहीं हो रहे। वॉशिंग मशीन होता तो कितना आसान होता। चलो, धुल गए कपड़े। तभी एकदम से मोटर चलते चलते फूक जाती है। अरे ये कैसी जलने की बू आ रही है बाथरूम में से। पिताजी, भाभी ने मोटर फुकवा दिया, देखो कितना धुआं निकल रहा है। अरे बहू, कितनी देर की मोटर चला रखी थी तूने तो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अब इसके लिए भी आप सब लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराना। पूरे घर के कपड़े धुलेंगे तो पानी तो चाहिए होगा ना सासू माँ। अब कपड़े कैसे खंगालूं ये बताइए। अरे मोटर हुई तो फूका है, जहाँ आंगन में बर्मा लगा है वहीं से कपड़े धो देना। अंजू कपकपाते हुए सारे कपड़े खुले आंगन में लाकर खंगालती है। हे भगवान, हैंडपंप का पानी तो गर्म होता है, मगर ये पानी तो बर्फ जितना ठंडा है। मेरी तो कपकपी छूट रही है। पता नहीं कल से इस खुले आंगन में कपड़े धोकर क्या होगा मेरा। देखते देखते ठंड के मौसम का तापमान घट जाता है, जिससे सुबह घर के आंगन में कुहासा छा जाता है। ठंडी हवा चल रही है। अंजू रजाई में दुबकी होती है, तभी सास इतनी सुबह कमरे में आती है। अरे बहू, तो उठकर बैठी हुई है, जाकर कपड़े धो ले, सब लोग नाश्ता तो लेट ही करते हैं। मगर सासू माँ, इतनी तड़के सुबह कपड़े क्यों धोना? मैं दोपहर में धो दूंगी, थोड़ी धूप खिलेगी तो। अरे अभी धो देगी तो दोपहर तक सूख जाएंगे। जी माँ जी। अंजू अलसाए मन से उठकर कांपते हुए आंगन में कपड़े धोने लगती है। अब देखना ये था कल आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा। हे भगवान, इतनी ठंड में कपड़े धुलते धुलते दिन चढ़ गया, लेकिन ये घर वालों के कपड़ों का ढेर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अंजू पहले से ही ठंड से चिड़ी होती है। तभी लक्की दफ्तर के कपड़े लेकर आंख मलते हुए बाहर आता है। अंजू, जरा ये मेरे ऑफिस के कपड़े भी धो दो प्लीज। कहाँ रख दो इन्हें? रख दो, मेरे सर पर रखो। अरे इतना नाराज क्यों हो रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं चाहे कपड़े धो धो कर मर ही क्यों ना जाऊं। तुम सबके सब घर वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम लोगों को फ्री फंड की धो भी चाहिए थी इस घर में। दिन रात इतनी ठंड के मौसम में तुम सब मुझसे कपड़े धुलवाते हो, खुद तो रजाई में रहते हो। मुझ पर क्या बीतती है मुझे पता है। गुस्से में अंजू अपने पति पर सारी भड़ास निकाल देती है। लक्की बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है, मगर शाम को कुछ लेबर वाले चमचमाता हुआ नया वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं। अंजू, आज से तुम सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, हाथ से धोने की जरूरत नहीं है। अपनी तकलीफ को अपने पति को समझते देखकर अंजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू लक्की जी, इस घर में किसी ने मुझे नहीं समझा मगर आपने समझा। मगर दादी जी को तो मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं आते। तो चिंता मत कर बहू, अब से तू मेरे कपड़े मशीन के अंदर धोना और हम सबको माफ भी कर देना। हमको समझना चाहिए था कि तुझे भी इतनी ठंडी लगती है जितनी कि हमें लगती थी। अब कपड़े धोने की ड्यूटी बारी बारी से लगेगी। एक दिन तू और एक दिन जीविका बहू और एक दिन तेरी ननद धोएगी। ये सुनकर बहू को चैन की सांस आती है और उसे ठंड में पूरे घर के कपड़े धोने से छुटकारा मिल जाता है। देखो जरा कितनी सुंदर बहू है इनकी। अरे ये बिल्कुल चांद के टुकड़े की तरह लग रही है।
पूरे गांव में ऐसी सुंदर बहू किसी की नहीं है। देखो तो क्या नसीब है, इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर बहू को पेड़ के ससुराल में आना पड़ रहा है। गांव की औरतें पेड़ के ससुराल में बैठी हुई बहू की बहुत तारीफ कर रही होती हैं। आज उस बहू की मुंह दिखाई थी कि तभी महल के सैनिक अचानक से वहां आ धमके। चारों तरफ से घेर लो और इसे बंदी बना लो, राजा ने इसे महल में बुलाया है। सैनिक बहू के पति को बंदी बना लेते हैं, लेकिन कोई भी इतनी सुंदर बहू को बंदी नहीं बना सकता था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़की है कौन और इसकी मुंह दिखाई पेड़ के ससुराल में क्यों हो रही थी। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रानी साहिबा, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, आज महल में बड़े बड़े राजा आपको देखने के लिए आने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पहनना, मैंने जो पहना है वही अच्छा है और वही मुझ पर अच्छा लग रहा है। मुझे दिखावा करने की ना आदत है और ना ही मैं करूंगी। तभी रानी सोफिया की माँ उनके कमरे में आती है। सोफिया, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी इस महल के राजा हैं और वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि उनकी किसी भी बात का सम्मान नहीं करती हो। पिताजी क्यों हमारी शादी करना चाहते हैं जबकि मैं शादी नहीं करना चाहती? माँ, आप पिताजी को समझा दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। रानी सोफिया ऐसा कहकर अपने कमरे में अपनी पेंटिंग्स बनाती रहती है। तभी उसे एक अजीब सी घंटे की आवाज आती है। वो फौरन अपने कमरे की खिड़की पर आती है और इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखती है जहां एक गांव का गरीब लड़का महल में रहने वाले राजा महाराजाओं के लिए बहुत स्वादिष्ट गर्मा गर्म ब्रेड लेकर आया होता है। रोहित आ गया है और सभी के लिए ब्रेड लेकर आया है। ये लीजिए महल के लोगों के लिए ताजा ताजा स्वादिष्ट गर्मा गर्म ब्रेड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय पर ब्रेड लाकर दी थी। आज महल की सभी ब्रेड खत्म हो गई थी और आज महाराज ने भोजन रखवाया है। मैं इस महल के हमेशा काम आऊं, ये मेरा सौभाग्य है। चलिए मैं चलता हूं। रोहित को रोजाना ये आदतें देखकर महल की रानी सोफिया उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे उसका प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा था, जिसकी रोहित को जरा भी खबर नहीं थी। सोफिया और रोहित की धीरे धीरे इशारों में बातें शुरू होने लगी थी। मिस सोफिया रानी, आप हमेशा अपने कमरे में ही क्यों रहती हैं? आप बाहर क्यों नहीं आती हो? क्योंकि पिताजी हमें बाहर आने ही नहीं देते। हमारा अपने कमरे में दम घुटने लगा है। क्या तुम हमें इस गांव की सैर करवा दोगे? हालांकि मैं अंजाम जानता हूं, लेकिन आपकी मासूमियत को इनकार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पूरा गांव बहुत अच्छे से घुमा कर लाऊंगा। अपने वादे के मुताबिक रोहित एक दिन सोफिया को महल से बाहर लेकर जाता है और उसे गांव में घुमाता है। सोफिया उससे बहुत खुश होती है। इसी के चलते सोफिया अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। लेकिन आप महल की रानी हो, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे लिए एक दोस्त हो। ये सुनते ही सोफिया हैरान हो जाती है और वो चुपचाप मायूस चेहरा लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी रोहित उसको रोक लेता है और कहता है, रानी सोफिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करता। मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं इसका अंजाम बुरा ना हो। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं राजा से बात कर लूंगी, फिर वो हमारी शादी करवा देंगे। हमारे पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। सोफिया ऐसा सोचकर अपने घर में जाती है और अपने पिता से अपनी शादी की बातें करती है। वो उन्हें बताती है कि वो एक गरीब लड़के से प्यार करती है। नादान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर जैसे आदमी से प्यार करने की? मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े राजाओं का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ तुम सुखी से रह सको, और तुम एक नौकर पर दिल छोड़कर बैठी हो। तुम्हारी शादी राजा से होगी, नौकर से नहीं। जाओ अब अपने कमरे में चली जाओ। सोफिया इस सुनकर रोती रह जाती है। उसने जैसा सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसके पिताजी अब उसकी जबरदस्ती किसी राजा से शादी करवाने वाले थे। सोफिया ने अपने पिता के खिलाफ जाकर महल से भाग गई और रोहित से मंदिर में शादी कर ली। भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना पति स्वीकारती हूँ। यह सुन रोहित भी उसे अपनी पत्नी मान लेता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आने लगता है। जब वो उसे अपने घर लेकर आता है तो सोफिया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रोहित एक गरीब लड़का था और उसका घर पेड़ की बड़ी बड़ी जड़ में बना हुआ था। क्या तुम यहाँ रहते हो? ये तो बहुत बड़ा पेड़ है और इतनी इसकी मोटी जड़ में बने घर है। क्या ये घर तुम लोगों ने बनाए हैं? ये घर हमने बहुत मेहनत करके तराशे हैं। आज से पेड़ की जड़ में बना घर ये तुम्हारा ससुराल है। तभी रोहित की गरीब माँ आती है। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर महलों की रानी मेरे घर की बहू बनी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ममता महलों की रानी का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद सोफिया अपने गरीब पेड़ के बने ससुराल में रहने लगती है। एक दिन बाद ममता अपने पेड़ के घर में महलों की रानी की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। अरे आज सभी लोग मेरे घर पर आ जाना। आज मैंने अपने घर पर महलों की रानी की मुंह दिखाई की रस्म रखी है।
तुम सभी देखना मेरी बहू कितनी खूबसूरत है और कितनी सुंदर है। ममता के बुलाने पर सभी गांव के लोग उसके पेड़ के घर पर आते हैं, जहां वो महलों की रानी की मुंह दिखाई कर रहे होते हैं। ये लो बहू, तुम्हारा मुंह दिखाई का शगुन। तुम बहुत खूबसूरत हो, यकीन नहीं होता हम जैसे गरीबों के घर की बहू महलों की रानी भी बन सकती है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हो, एकदम चांद के टुकड़े की तरह। रानी सोफिया अपनी मुंह दिखाई की रस्म में बहुत खुश होती है। इतनी आजादी की जिंदगी उसने पहले कभी नहीं जी थी, लेकिन उसकी खुशियों को बहुत जल्द बुरी नजर लग जाती है, क्योंकि महल से महाराज ने अपने सिपाहियों को उसे और उसके पति को कैदी बनाकर लाने के लिए भेज दिया था। मुझे राजा ने यहाँ भेजा है। रानी सोफिया जी, हम आपको कैदी नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके पति को कैदी बनाकर यहाँ से महल में लेकर जाएंगे। ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही मेरा पति यहाँ से जाएगा। आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो राजा को कहकर मैं तुम सभी की छुट्टी करवा दूंगी। रानी सोफिया, हम सभी मजबूर हैं। आपसे पहले हमें महल से राजा का ऑर्डर मिला है और हम उनकी बात का पालन करते हुए यहाँ आए हैं। हमें आपके पति को कैदी बनाकर ले जाना ही होगा, ये तो स्वयं महाराज का आदेश है। इस तरह सिपाही उन्हें कैदी बनाने लगते हैं। जहां सभी हैरान थे, अब गांव की औरतें उन लोगों के ऊपर हंसने लगती हैं। रोहित, कुछ करो ना, मुझे महल नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ अपने पेड़ की ससुराल में रहना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे रहते तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी रानी हो और इसी के साथ तुम मेरी पत्नी भी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। रोहित ऐसा कहकर सिपाहियों से लड़ना शुरू करता है और वो एक एक करके सभी सिपाहियों को मारता है। इसके बाद स्वयं महल के राजा वहां आते हैं। पिताजी, आप यहाँ? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते? अरे मैं शादी कर चुकी हूँ पिताजी, रोहित अब मेरा पति है, मैं उसे पति स्वीकार कर चुकी हूँ। फिर क्यों आप मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आए हो? एक पिता अपनी बेटी की खुशियाँ देखना चाहता है, क्या आपको मेरी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती? ये सुनते ही महाराजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम्हारी खुशियां ही तो मेरे लिए सबसे मायने रखती हैं। तुम्हारी खुशियों के लिए ही तो मैं तुम्हारी शादी इतने बड़े राजाओं से करवा रहा था, लेकिन जब तुम खुश नहीं हो तो फिर क्या फायदा। अगर तुम इस गरीब आदमी के साथ इस पेड़ के ससुराल में रहकर खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। आज के बाद मैं और मेरे सिपाही तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सुनते ही सोफिया अपने पिता राजा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद राजा अपने सिपाहियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए महल लौट जाता है और अब रानी सोफिया अपने पति रोहित के साथ अपने पेड़ के ससुराल में खुशी से रहती है, जहां उसकी बहुत अच्छे से मुंह दिखाई की रस्म होती है। ये बनारसी साड़ी मैंने बहुत मेहनत करके पैसे जोड़े थे और उन पैसों से खरीदी है। आज से ये बनारसी साड़ी तुम्हारी हुई। तुम चांद के टुकड़े की तरह सुंदर हो। अब तुम महल की रानी नहीं बल्कि मेरी बहू रानी हो। अपने शगुन को स्वीकार करो। महल की कैद से आपके बेटे ने मुझे बाहर निकाला और मुझे अपनी पत्नी स्वीकारा। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और गरीब होने के बावजूद भी मैं उसके साथ इस पेड़ के ससुराल में बहुत खुश हूँ। और मुझे भी मेरी उम्मीदों से ज्यादा प्यारी सासू माँ मिली है, जो मुझे बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। माँ जी, इस शगुन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोफिया कितना कहते ही ममता उसे गले से लगाती है। अब सोफिया पेड़ के ससुराल में रहने लगती है। कई बार लोग उसे देखने भी आते हैं। राजा भी कई बार अपनी बेटी से मिलने उसके पेड़ के ससुराल में आता है और उसे खुश देखकर राजा भी खुश होता है। रोहित मेहनत करके रानी सोफिया को 2 वक्त का खाना खिलाता है, जिसमें रानी सोफिया बहुत खुश होती है।